सम्मानित मंच पर विराज अध्यापक जिनके पास में पढ़ा ओंकार ठाकुर जी की वाइफ जो आज मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुझसे मिलने आई है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं मंच पर विराजमान होने पर। और इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे ऊर्जावान कार्यशील और प्रत्याशी जो थे हमारे सुरेंद्र मनकोटिया जी, डॉक्टर राजेश शर्मा जी जो देरा से प्रत्याशी थे, हमारे इको टूरिज्म के अभी डायरेक्टर बने वीरेंद्र ठाकुर जी, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के हमारे डायरेक्टर बने पुष्पिंदर वर्मा जी, हमारे प्रदेश के महासचिव विक्रम शर्मा जी डिक्की जी, हमारे सेक्रेटरी संजीव कालिया जी, हमारे मंच पर विराजमान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, ओबीसी सेल, एससी सेल, सभी सम्मानित अध्यक्ष, सभी अधिकारी वर्ग और परागपुर की प्रबुद्ध जनता, माताएं, बहनें, युवा साथी, प्यारे बच्चों, एक वर्ष पहले चुनावों से कुछ समय पहले मैं मनकोटिया जी के समर्थन में यहां आया था और मैंने आपसे कुछ बातें कही थी। मेरी धर्मपत्नी भी आज मेरे साथ कमलेश ठाकुर जी आई हैं। उस समय मनकोटिया जी ने कहा था कि आप तो इस क्षेत्र के दामाद हैं, जब जो भी जिम्मेवारी आपकी मिलेगी उस जिम्मेवारी का मेरे साथ इस क्षेत्र का भी निर्वाह आपको करना पड़ेगा। उस समय तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बना था, लेकिन मनकोटिया जी जानते थे कि आने वाले समय में कोई ना कोई जिम्मेवारी मुझे मिलेगी और मैं मुख्यमंत्री के तौर पर आज आपसे मिलने आया हूं। जब ये लिस्ट पढ़ रहे थे और अपने आप ही कह रहे थे कि मैं जानता हूं कि आर्थिक बदहाली की स्थिति है, और जब लिस्ट पढ़ते पढ़ते पूरे कांगड़ा का बजट ही इस लिस्ट में इन्होंने बता दिया। उम्मीद और आशाएं होती है, उम्मीद और आशाओं के सारे हर एक जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है उसका दायित्व होता है कि जनता की समस्याओं को वो अपने प्रदेश के मुखिया के सामने उठाए। मुखिया से बढ़कर मैं इस क्षेत्र का दामाद भी हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने उस समय भी कहा था कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन विकास को गति कैसे देनी है इस दिशा में हमें कार्य करना है। एक वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी और मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि किस प्रकार हिमाचल में जो किसान है, जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, उस तक सरकार की आवाज पहुंचे। प्रयास किया और पैसे का भी ज्यादा खर्चा ना हो। इस सिलसिले में मैं आज सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत आपके बीच में आया हूं। ये कार्यक्रम पूरे हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है। पूरे हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और आगे बढ़कर किस प्रकार से हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्ष पहले जो सरकार थी, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसी अव्यवस्था का आलम है कि उसे ठीक करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है। रूटीन की गवर्नमेंटें चलती थी,
अगर शिक्षा संस्थान है तो उसमें क्या परिवर्तन करना है, उस सोच से कार्य नहीं करते थे। जो आज चल रहा है वैसे ही चल रहा था। और आप देखिए कि आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ऐसा बुरा हाल हुआ है कि आज 5वीं का बच्चा भी दूसरी क्लास की किताब को नहीं पढ़ सकता है। अब जब 5वीं का बच्चा दूसरी क्लास की किताब को नहीं पढ़ सकेगा, गांव में गरीब माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, पढ़ लिख कर अपने जीवन यापन करे और रोजगार के अवसर उससे मिलने चाहिए। मैं भी कुछ स्कूल के बच्चों से इंटरेक्शन करता रहता हूं। जब मैंने देखा कि शिक्षा के स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है तो उसमें व्यापक परिवर्तन करने की जरूरत है। हमने शिक्षा क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ कड़े कदम उठाए और आज मुझे खुशी है कि आने वाले सेशन में जो 2 महीने बाद आपके यहाँ शुरू होने जा रहा है, वहां हम पहली कक्षा से ही बच्चों को इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और एक ही कैंपस में प्राइमरी स्कूल भी है, एक ही कैंपस में मिडिल स्कूल भी है, एक ही कैंपस में सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कहीं और है। हमने कहा कि एक ही कैंपस में जो प्रिंसिपल होगा वो जो भी उस स्कूल की सामग्री होगी वो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक सब इस्तेमाल की जाएगी। यही नहीं, डे बोर्डिंग स्कूल की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए मेरा ये प्रयास है कि गांव में पढ़ने वाला बच्चा जब भविष्य की चुनौतियों का सामना करे तो वो आत्मविश्वास से भरा हो। हम लोग भी गांव के स्कूल से पढ़े हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें 1ली से 5वीं क्लास के बच्चों को टाट मिला करती थी और 8वीं क्लास के बच्चों को डेस्क मिला करते थे, फिर 10वीं क्लास के बच्चों को डेस्क मिला करते थे। लेकिन जब हमें टीचर पढ़ाते थे उस समय हमारे कान भी खींचते थे और हमें मार भी पड़ती थी। लेकिन आज क्या है, आज टीचर किसी को पढ़ाता भी है तो उसको मार नहीं सकता, क्योंकि ऐसे कानून बन गए हैं कि बच्चे भी उस कानूनों से जागरूक है। समझा भी करने के लिए अगर थोड़ा कान भी पड़ता है तो वो भी करने से आज टीचर डरता है। ये कमी रही। हम इन कमियों में शिक्षा के स्तर पर सुधार करने जा रहे हैं और इस सुधार का रिजल्ट आने वाले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि जो बच्चे आज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, आप सब लोग गर्व फील करेंगे कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है और अच्छी तरह से जो दूसरे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, शहरी स्कूलों में पढ़ने वाले, उनसे मुकाबला कर रहा है। इस प्रकार का शिक्षा का स्तर हम चाहते हैं। इसी के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? 90% हिमाचल की जनसंख्या गांव में रहती है। अब गांव में जब हम रहते हैं तो उस गांव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार किसानों को मजबूत करना होगा। और आपने देखा सरकारी क्षेत्र में जो दूध की खरीद हुआ करती थी, आप जो सरकार खरीदती थी वो 32 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदती थी। मैंने फैसला किया और एक ही बार में हमने 6 रुपए बढ़ाकर उसको 38 रुपए किया और आने वाले समय में जैसे ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है हम उसको और बढ़ाएंगे। ये क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि हर एक हमारा किसान जो है, अब तो गाय पालना बंद कर दी, भैंस पालना बंद कर दी, कहते कि कमाना को नहीं, इतनी आय ही नहीं होंगी, सह ठीक लाते जे पैसे आएंगे ताई कमाएंगे ना। तो हम ये चाहते हैं कि उस दृष्टि से भी हमारे आने वाले बजट में, ये जो बजट आएगा उसमें किसानों के लिए, गाय पालकों के लिए योजना लेके आए। हमारी सरकार उसमें कार्य कर रही है। और जो दूध हम इकट्ठा करेंगे उसकी प्रोसेसिंग के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना होगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम कांगड़ा के ढंगवार में 250 करोड़ की लागत से बनाने जा रहे हैं कि जो वो दूध हमें मिलेगा उससे हम
कई प्रकार की दूध की कई प्रकार की चीजों को बनाएंगे। यही नहीं, प्रदेश की सबसे बड़ी आपदा आई। इतिहास में ऐसी आपदा पहले कभी नहीं देखी गई। भयंकर तबाही हुई, घर के घर उजड़ गए, पूरे प्रदेश में एक समान बारिश हुई। हमारे जीवन काल में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा गया। तबाही का आलम था। हर दिन मेरे पास फोन आते थे, हर दिन डेपुटेशन आते थे कि मेरा घर उजड़ गया, मेरा घर भारी बारिश में बह गया। 4000 घर पूर्णतया नष्ट हो गए, कुछ नहीं बचा। 550 के करीब मौतें हो गई और 13,000 घर को आंशिक रूप से नुकसान हुआ। कितनी पशुशालाएं बह गई। 2 महीने आपदा का दौर चला रहा। हम हर घर तक पहुंचने की हमारी सरकार ने कोशिश की। वो पीड़ा मेरे मन में थी। मैं हिमाचल की जनता के भाव को जानता हूं कि बड़ी मुश्किल से एक घर बनता है, पाई पाई जोड़कर घर बनाया जाता है, और जब घर में रहने वाले लोग एक रात आपदा आती है, सिर्फ घर से अपनी जान बचाकर भागते हैं। जो सामान था वो भी बह गया, जो घर था वो भी बह गया, सब कुछ बह गया। वो सिर्फ अपनी जान बचा पाए। कुछ तो ऐसे भी थे जो रात के अंधेरे में अपनी जान गंवा चुके थे, उनका कोई पता नहीं लगा। हमने दिन रात मेहनत की। एक छोटी सी बारिश में भी बिजली 7 दिन के लिए चली जाती थी। मैंने दिन रात, हमारी सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दिन रात मेहनत की। पूरे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। 48 घंटे के अंदर हमने बिजली भी दी, पानी भी दिया, और 75,000 जो पर्यटक फंसे हुए थे, जो रो रहे थे, उनको उनके घर तक भी पहुंचाया। ये सरकार की कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। और अब इस तबाही से हम लड़ ही रहे थे कि शिमला शहर में मैं 14 अगस्त की सुबह कुल्लू जाने के लिए तैयार था। मुझे पता लगा कि शिव बॉडी के पास एक बहुत बड़ी ल्हासा आ गया और तकरीबन 20 लोग मौत की नींद सो गए। ये एक ही दिन में 14 अगस्त को बरसात के समय 51 मौतें कभी नहीं हुई थी। पहली बार इतिहास में 51 मौतें एक ही दिन में हुई। हर जगह तबाही का मंजर था। हमने निश्चय किया कि हम इस आपदा से अब हिमाचल के लोगों के लिए लड़ेंगे। आर्थिक तंगाली थी। 75,000 करोड़ रुपए का हमारे पर कर्ज था। 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की देनदारी थी। यानी कि 6th पे कमीशन तो दे दिया गया, लेकिन उसकी जो लायबिलिटीज थी वो नहीं दी गई थी। और 16,000 घर उजड़ चुके थे। कितने परिवार सड़कों पे तंबुओं में सोए हुए थे। हमने फैसला किया कि अब हमारे लोग तंबू में नहीं सोएंगे। अगर गांव में कोई मकान मिलता है, अगर उसकी गोरनी भी है, उसको हम 5,000 रुपया पर महीना किराया देंगे। शहर में, धर्मशाला जैसे शहर में, हमने कहा हम 10,000 रुपया किराया देंगे, और हमने किराया दिया। उनके बर्तन तक नहीं रहे थे। हमने कहा 31 मार्च 2024 तक सभी को गैस का सिलेंडर मिलेगा, खाने के लिए भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा, आटा चावल दाल सब फ्री कर दिया। पर किराए के मकान तक कितने दिन रहेंगे, कैसे रहेंगे, कब तक वो अपने घर वापिस जाएंगे? हम भारत सरकार से मांग करते रहे कि स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। भारत सरकार के देश के प्रधानमंत्री जी से भी मिला, गृह मंत्री जी से भी मिला, और मैं कह सकता हूं कि मैंने कौन सा ऐसा केंद्र सरकार से अनुरोध किया, पर भारतीय जनता पार्टी के 3 सदस्य जो थे
जो चुनकर गए थे यहां से लोकसभा के सदस्य, उन्होंने एक बार भी कहीं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर यह बात नहीं की कि कम से कम एक प्रार्थना पत्र उनको देते कि इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना ये सरकार कर रही है, इन्हें स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए, जैसे उत्तराखंड में दिया, गुजरात के भुज में दिया। एक बार भी तीनों संसद सदस्य नहीं मिले। दुख इस बात का होता है कि हम सत्ता में हैं और आप ही चुनावों के वक्त आकर बड़े बड़े वादे करते हैं। जो 16,000 परिवार उजड़ गए थे, वो कोई पूरे हिमाचल प्रदेश के हर कोने से थे। क्या उनकी याद आपको चुनाव के वक्त आती है, वोट के वक्त आती है, राजनीतिक रोटियां सेकने के वक्त आती है कि आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होने से आपको क्यों हिचकिचाहट हो रही थी? भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी बार बार कह रहे थे विधानसभा का सेशन बुलाइए। हमने कहा हम विधानसभा का सेशन बुलाएंगे, आप थोड़ा समय दीजिए। इसमें प्रदेश के सभी कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए लगे हैं। वो बार बार विधानसभा सेशन की बात कर रहे थे। विधानसभा का सेशन हुआ, उन्होंने कहा कि आपदा पर चर्चा होनी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल होनी चाहिए। पहले ही दिन आपदा पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद देखिए 3 दिन तक चर्चा हुई विधानसभा में, और जब उस प्रस्ताव पर वोट डालने की बात आई कि हम स्पेशल रिलीफ के लिए केंद्र सरकार को इस प्रस्ताव पर आपका सहयोग चाहते हैं, आपका मत चाहते हैं, सारे कांग्रेस के सदस्य खड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने आपदा प्रभावित प्रस्ताव पर समर्थन नहीं दिया और बैठे रहे। वो सिर्फ राजनीति कर रहे थे। इसलिए जब प्रदेश पर विपदा आती है, प्रदेश के लोगों के घर उजड़ जाते हैं, प्रदेश के लोगों की पशुशालाएं उजड़ गई, कई लोग अपनी जान गंवा चुके, ये लोग उनके साथ खड़े नहीं हुए, राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। इसीलिए सरकार ने फैसला किया कि गांव के द्वार जाकर भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को जनता की अदालत में रखे, और आज इसी के तहत हम आए हैं। हमने क्या किया, हम वो भी बताना चाहते हैं कि 1 साल में हमने क्या किया। जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, जो प्रदेश कंगाली के कंगाल पर खड़ा था, उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने का कार्य हमने किया। 20% अभी तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला चुके हैं। हमारी आय 100 रुपया है और खर्चा 170 रुपया है। 70 रुपया हम कहां से लाएंगे? कर्जा ही उठाएंगे। उस कर्जे को उठाने के लिए कर्जे का ब्याज में ब्याज देते जाएंगे। लेकिन हमने कहा सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है आपदा परिवारों को बचाने का, और हमने आर्थिक तंगी के बाद बजट में कट लगाकर हमने केंद्रीय नियमों को बदल दिया, राज्य के नियमों को बदल दिया, और कहा कि गरीब के परिवार को, आम आदमी के परिवार को घर बनाने के लिए हम 1.5 लाख रुपया नहीं देंगे। अगर ये कानून 1.5 लाख रुपया देने का है, जिसमें वॉशरूम तक नहीं बनता, बाथरूम तक नहीं बनता, इस कानून को भी हम बदल देंगे। और हमने कानून बदल दिया। हमने 1.5 लाख रुपए की जगह, जिसका घर उजड़ गया था, जिसका घर आपदा में बह गया था, 1.5 लाख की जगह हमने 7 लाख रुपए देने का वादा किया, और उसकी पहली किस्त 3 लाख रुपए के रूप में हमने सभी आपदा प्रभावित परिवारों को दी। यही नहीं, जिसका पशु मर गया था, उसके पशु मरने पर 55,000 रुपए की हमने अनुदान राशि देने की बात की। जिसका घर आंशिक रूप से टूट गया था, आंशिक रूप से टूटे घर को पटवारी 6500 रुपया देता था, जो प्रधान है यहाँ जानते होंगे। हमने 1 लाख रुपया उस राहत राशि को बढ़ा दिया। तो ये सरकार की कर्तव्य निष्ठा है कि आम जनता के प्रति थी। उन विचारों ने कभी सोचा भी नहीं था कि 20, 22, 25 लाख रुपया घर बनाकर 8-10 लाख रुपया घर बनाने के बाद उनका घर उजड़ जाएगा। हमने उन घरों को बसाने का काम 1 साल के भीतर किया। यही नहीं,
सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी अधिकारी थे, नौकरी करते थे, स्कूल में बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं, बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो हमारे हैं वो बिजली का पोल लगाते हैं। सब जगह जो भी बात मांग होती थी उन मांगों को हमने स्वीकार करने की बात कही। और पहली कैबिनेट में जो हमारे विभाग थे, डिपार्टमेंट थे, कारपोरेशन नहीं डिपार्टमेंट्स थे, पहले ही कैबिनेट में हमने उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन के तहत लाने की बात की। उनका बुढ़ापा सुरक्षित करवाया, बुढ़ापे के साथ जो उनके परिवार के सदस्य रहते हैं उनका भविष्य सुरक्षित करवाया। आने वाले समय में जो भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस का कर्मचारी या सरकारी नौकरी करता था, ओल्ड पेंशन स्कीम से पहले उनको पेंशन नहीं मिलनी थी। सिर्फ किनको मिलती थी? जो 2002 से पहले के लगे हुए थे। हमने सबको भविष्य सुरक्षित करवाया। यही नहीं, एक बेटी और एक बेटा, एक बेटी और बेटा की बात मैं अभी सुन रहा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक रिवाज होता है, एक परंपरा होती है, सचिवालय में जाकर सभी अधिकारी और कर्मचारी उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, राज्य की गतिविधियों के बारे में बताते हैं। मेरे मन में पीड़ा थी। मैं मुख्यमंत्री की शपथ रिज मैदान में लेने के बाद अनाथ आश्रम गया, अनाथ बच्चियों के बालिका आश्रम में देखा, उनके भाव को समझा। मैंने उसकी आंखों में क्या देखा, उनसे सीखा क्या? मैंने पाया इन्होंने अपनी मां को खो दिया, इन्होंने अपने बाप को खो दिया, अनाथ आश्रम में रह रही है। मैंने उनसे पूछा, कहते 18 साल के बाद हमको ये नहीं पता कि हम कहां जाएंगे, अपने चाचा के पास रहेंगे, ताया के पास रहेंगे। हम पढ़ना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। मैंने उसी समय प्रण किया और हमने हिंदुस्तान का पहला कानून बनाया, मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष। जो भी अनाथ बच्चा जो अपनी माता को खो चुका है, पिता को खो चुका है, उसकी 27 साल तक सभी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। 18 साल के बाद अब बेटियां अभी मुझे मिली तो कोई ग्रेजुएशन कर रही है, कोई ITI कर रही है, कोई डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है और कोचिंग का खर्चा भी सरकार दे रही है, कोई इंजीनियर बनने की तैयारी कर रही है, कोई MPhil करना चाहती है, MA करके PhD करना चाहती है, कुछ वोकेशनल कोर्स करना चाह रही है। सारा खर्चा सरकार दे रही है, पूरी फीस उनकी सरकार दे रही है, पूरे हॉस्टल का खर्चा भी सरकार दे रही है। अभी मुझे एक बेटे ने बताया कि मैं रीजनल सेंटर में हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ। मैं इसी मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो अपनी माता को बच्चा खो चुका है, पिता को खो चुका है, उसके लिए हम किराए का भी प्रावधान करेंगे। तो ये उनकी कोई मांग नहीं थी ये कि वो मेरे पास आए डेपुटेशन लेकर, जैसे सरकारी कर्मचारी आए थे, ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, किसान आ जाता है कि ये योजना लेकर आ जानी चाहिए। इन बच्चों की कोई मांग नहीं थी। 4000 बच्चों को सरकार ने गोद लिया और 4000 बच्चों को 18 साल के बाद जो पढ़ने जाता है 4000 रुपया महीना उसको पॉकेट मनी मिलेगी। और साल में जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को कभी कोई घुमाने ले जाते हैं, मंदिरों के दर्शन करवाने ले जाते हैं, कई परिवार गोवा जाते हैं, कई परिवार मंदिरों में जाते हैं, उनको हमने कहा कि इन बच्चों का घूमने का खर्चा बाई एयर और इनको रहने की, जब घूमने का खर्चा एक साल में 15 दिन का सरकार उपलब्ध करवाई। तो ये भाव है सरकार का। हमारी सरकार ने एक और फैसला किया जो आने वाले बजट में होगा। जितनी भी विधवाएं महिलाएं हैं, जिन विधवा महिलाओं की आय 1 लाख से कम होगी, उनके सभी बच्चों को, जो विधवाएं जिनकी गरीबी रेखा 1 लाख से कम होगी, उनके जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाने का आने वाले बजट में हम ऐसा प्रावधान करेंगे कि उनके पढ़ाने का खर्चा भी सरकार उपलब्ध करवाएगी, हॉस्टल में रहने का खर्चा भी सरकार करवाएगी। ये सरकार की नीतियां हैं, ये सरकार के कार्यक्रम हैं, क्योंकि उसमें आप लोगों का अधिकार है।
आज तक जितना भी हमारा 40 साल से इन्वेस्टमेंट हुआ वो खर्चे पर हुआ, आम लोगों पर नहीं हुआ, किसान पर नहीं हुआ। तो हमने ये किया। यही नहीं, कितने पटवारियों के पीछे आप चक्कर लगा लगा के थक जाते थे। पटवारी जी कभी डिमार्केशन करने गए हैं, कानून साहब कहीं गए हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता था, आपके इंतकाल नहीं होते थे। पहली बार राजस्व अदालतें लगाएगी, 65,000 के करीब इंतकाल एक ही बार में हो गए। 65,000 के करीब इंतकाल एक ही बार में हो गए। और कांगड़ा में 15,362 के करीब इंतकाल हुए और 742 के करीब तकसीम होगी। तकसीम के बारे में तो ये कहा जाता था कि दादा के समय शुरू हुई है, पोते तक चलेगी। हमने कानून बदल दिया। उस कानून बदलने के बाद आज, पहले आप पटवारी के पीछे घूमते थे, आज पटवारी आपके पीछे घूमता है। ये लोगों के पास पहुंचने की हमारी इच्छा है। और ये भी कहा कि जहां पटवारी और कानून पर कोई दबाव है, वहां रिटायर्ड कर्मचारी, पटवारी, कानून और नायब तहसीलदार को इस काम के लिए रखा जाए। तो ये सरकार की इच्छा है, हमने आपके लिए किया। यही नहीं, 20,000 सरकारी नौकरियां, 20,000 सरकारी नौकरियां हम निकालने जा रहे हैं। 20,000 सरकारी नौकरियां मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मार्च से पहले निकलेगी। 6,500 तो हमने, 20,000 से अधिक, 6,500 तो हमने लेक्चरर, TGTR, JBT, शास्त्री, LT सब पदों को बैच वाइज भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ तो खत्म होने वाली है। और 2,500 कमीशन के तहत TGTR और लेक्चरर्स की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 2,261 वन मित्र भर्ती होने जा रहे हैं। 984 पटवारी भर्ती होने जा रहे हैं। 1,261 स्पेशल कमांडो पुलिस फोर्स की भर्ती होने जा रही है। और उसमें 30% की रिजर्वेशंस हमारी बहनों को, हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको मिलने जा रही है। 10,000 के करीब, 10,000 के करीब पैराफिटर, पंप ऑपरेटर, मल्टीटास्क वर्कर को भर्ती करने जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में हम इतने ज्यादा रोजगार पैदा नहीं कर सकते, लेकिन उतने रोजगार जरूर पैदा कर सकते हैं कि ताकि आम आदमी को भी रोजगार मिले। हम रोजगार के प्राइवेट, निजी क्षेत्र में भी कोशिश कर रहे हैं और ये आने वाले समय में आपको धरातल पर दिखेगा। ये चीज सरकार करने जा रही है। यही नहीं, हम हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं हिमाचल की 75 लाख जनसंख्या पर कितना कर चढ़ा हुआ है? हम 5 साल के लिए चुनकर आते हैं, लेकिन मैं सरकार गांव के द्वार में एक बात बताना चाहता हूं, और आपको भी इस चीज की जानकारी देने का दायित्व सरकारों का होना चाहिए। इस सभागार में बैठे जितने दूर दूर तक मुझे लोग नजर आ रहे हैं, तकरीबन आप सब पर 1,02,000 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। कर्जा कोई राज्य पर नहीं चढ़ता, राज्य तो आपके शासन की एक प्रक्रिया है। उस कर्जे के नीचे हम सब लोग होते हैं। किस तरह हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है, हमारी सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल विरोधी भाजपा बन गई है। ना तो राहत पैकेज के लिए कोई मदद करते हैं, और 4300 करोड़ रुपया हमारा BBMP से, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल के लोगों का अधिकार बनता है, उसको हिमाचल के लोगों को मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय जो हमारे सांसद और केंद्रीय नेता है, उसको रुकवाने की कोशिश करते हैं। जितने पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, उसमें आप लोगों का अधिकार बनता है कि 12% फ्री रॉयल्टी मिले। जयराम ठाकुर जी की सरकार ने वो फ्री रॉयल्टी भी 40 साल तक बढ़ा दी कि फ्री रॉयल्टी 40 साल तक नहीं मिलेगी। आज जो सरकार का सबसे बड़ा राजस्व आय होती है, वो बिजली प्रोजेक्टों से होती है। उन्हीं प्रोजेक्टों से उन्होंने अपना राजस्व घटा दिया। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो हम काम कर रहे हैं, हम तो मुख्यमंत्री बन गए थे, हम बोलते ओल्ड पेंशन स्कीम हम तब देंगे जब विधानसभा के चुनाव आएंगे।
हम कर सकते थे ऐसा, लेकिन नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा जो काम अभी से करना है वो अभी से करना चाहिए। ये सरकार की कर्तव्यनिष्ठा है। गांव की आय कैसे बढ़ेगी? गांव की आय के लिए हमारी सरकार एक प्राकृतिक खेती पर आधारित योजना लेकर आ रही है। ई टैक्सी के द्वारा हिमाचल के पर्यावरण को बचाने के लिए हमारी योजना आ चुकी है। 1200 लोगों ने ई टैक्सी के लिए अप्लाई किया। ई टैक्सी का मतलब है कि अगर 10 लाख की ई टैक्सी है, जो टैक्सी है बहुत अच्छी है। मैं शिमला में ई टैक्सी गाड़ी में ही चलता हूँ। कई लोग सोचते कि चढ़ाई में नहीं चढ़ती है, ये तो डीजल से भी अच्छी जाखू की चढ़ाई चढ़ जाती है। तो हम उसमें युवाओं को रोजगार देने के लिए 50% सब्सिडी दे रहे हैं। गांव में जिसके पास 6 करनाल जगह है, हमने एक 100 किलोवाट से 500 किलोवाट के प्रोजेक्ट्स के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया कि जिसके पास 6 करनाल जगह होगी, अच्छी धूप लगती होगी, उसके पास 40 लाख का 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगता है। 40 लाख रुपए में 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन उसके पास 40 लाख लगाने के लिए पैसे नहीं है। हमने कहा 10% सिक्योरिटी, यानी कि 40 लाख का 4 लाख और रुपया वो देगा, 12 लाख रुपया उससे सरकार इक्विटी में लाएगी और उस 100 किलोवाट के पावर प्रोजेक्ट को लगाएगी और उसे 20,000 रुपया प्रत्येक महीना बिजली बोर्ड की ओर से हर महीने मिलेगा। साल का 2,40,000 मिलेगा। यानी कि जिनके पास जमीन है, दही धूप लगा दी। शायद सरकार का अभी ऑनलाइन एक पोर्टल खुलने वाला, उसमें अपनी जगह के कागज के साथ आपने अप्लाई करना है, घर बैठ के आपको 20,000 रुपया बिजली बोर्ड देगा। ऐसी योजना हम आम आदमी और किसान के लिए लेकर आए हैं। किसान कैसे प्राकृतिक खेती में जाए, किस प्रकार जाए, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार ये योजना बनाने जा रही है। इसके अलावा मैं पौंग डैम के साथ जो इको टूरिज्म का सेंसिटिव जोन की जो बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ने कहा है कि इसको इको सेंसिटिव जोन नहीं घोषित करने की कोशिश कर रही है और हम उसमें सफल भी हुए हैं। आने वाले समय में जहां हमारे लोग रहते हैं, वहां उन लोगों के एरिया को इको सेंसिटिव जोन से बाहर निकाल दिया जाएगा। पौंग डैम हमारे साथ लगता है। पौंग डैम में आने वाले समय में आप देखना, पौंग डैम में आने वाले समय में हम यहाँ टूरिज्म की एक्टिविटीज को बढ़ाने जा रहे हैं और तकरीबन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं पौंग डैम की हमारी सरकार की पाइपलाइन में है, जो आने वाले समय में आपको नजर आएगी। क्रूज चलेंगे, शिकारा होंगे। टूरिज्म ही एक ऐसा क्षेत्र है और हाइड्रो ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकता है। यही नहीं, गरली प्रागपुर बहुत पुराना हमारा ओल्डेस्ट विलेज है। मैं तो एक बार पहले गड़े भी आई थी। जब मैं गड़े आया तो मैं छोटा होता था, ब्याह होया तो बोला कि दीदी करने जाता, हम भी चल पड़े छोटे छोटे। तो शादी के बाद जब बहन जाती है घर में, तो मैं गढ़ में 1-2 रातें रुका, प्रागपुर में रहा। प्रागपुर मेरा ससुराल है। मनकोटिया जी को बड़ी चिंता लगी हुई है कि क्या बोल के जाएंगे। सही मानने में हमारे पास आर्थिक स्थिति अभी किसी घोषणा के लिए नहीं है। आपने बोला है 5 साल के लिए, तो 5 साल में अभी 4 साल और है, फिर हम ये कर देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं प्रागपुर को, जो इन्होंने 3 पटवार सर्कल बोले हैं, चिलाली, समोली और कौन सा कुड़वा, और नायब तहसीलदार को हम अपग्रेड करके तहसील का दर्जा प्रदान करते हैं। जो रक्कड़ की डिस्पेंसरी 24 घंटे के लिए बंद हो गई है, उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको भी हम शुरू करेंगे। और जो फंड्स प्रोवाइड करने हैं इनको, जीडी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डाटा सिपा के लिए 1 करोड़, कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग के लिए डाटा सिपा के लिए 1 करोड़, गिनते भी जाओ कितने हो गए। जीडीसी कोटला के लिए 3 करोड़, जीडीसी रक्कड़ के लिए 6 करोड़, स्लेटी के लिए 25 लाख, स्लेटी के लिए 2 लाख,
फार्मेसी कॉलेज कुन्ना अकेडमी ब्लॉक 2 करोड़, मॉडर्न ITI 1 करोड़, ये हो गए इनके जी 13 करोड़ रुपया की जो इन्होंने बात की है, 13 करोड़ रुपए भी देने की मैं घोषणा करता हूँ। एक आयुर्वेदिक जो बसें पहले चलती थी यहाँ, अगर पहले चलती थी, पहले एक चलती है, एक नहीं चलती नाइट से। चलो जो बसें चलती थी मनकोटिया जी से बैठकर उन बसों को भी हम शुरू करने की घोषणा करते हैं। और एक बच्चों के लिए इन्होंने कहा है कि BBA एंड BCA क्लासेस की स्टार्ट करनी है, रक्कड़, कोटला बेड़ा एंड डाटा सीबा, ये अगले 70 से तीनों में स्टार्ट कर दी जाएगी। ये रोड पड़ गया है, रोड पड़ जाएंगे, अगले बच्चों में पैसे पड़ जाएंगे। और कंस्ट्रक्शन रोड PWD सब डिवीजन कोटला बेड़ा के तहत है, जितने भी रोड है उनको डाल दिया जाएगा। और एक इन्होंने कहा है पुलिस स्टेशन डाटा सीबा की बात की है, चौकी दी है, जो इन्होंने पुलिस स्टेशन को चौकी को अपग्रेड करने की बात की है डाटा सीबा में, उसको भी अपग्रेड कर दिया जाएगा। और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी चमुक्खा में है, करनी है। चमुक्खा की जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, वरिंदर ठाकुर जी जो हमारे बोल रहे हैं, इसको भी आगे 70 इसको भी शुरू करने की घोषणा करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट में आपकी डिस्ट्रिक्ट और मनकोटिया जी मेरे कान में और बोल रहे हैं, वो चीजें बाद में घोषित की जाएगी, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ ले लिया। पैसे की स्थिति को समझते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में हम कोई समझौता नहीं करना चाहते, इसलिए BCA और BBA रक्कड़ और जो अन्य कॉलेज है मनकोटिया जी के क्षेत्र में जो आते हैं, हम सबको अगले एकेडमिक सेशन से वहां शुरू कर दिया जाएगा। अब मेरा सभी से अनुरोध है, आप बारी बारी आए, अपना एप्लीकेशन में अपना टेलीफोन नंबर लिखना जरूर है, एड्रेस भी लिखना, और मैं सबके जो भी हमारा कार्यक्रम है सरकार गांव के द्वार, मैं पूरा आपके साथ मिलकर आपका काम करूंगा इस उम्मीद के साथ। हाँ, एक प्रागपुर हॉस्पिटल बोला इन्होंने, मैं भूल गया था, उस बिल्डिंग को नया बना दिया जाएगा, उस बिल्डिंग का और एक नलसुआ स्कूल जो है जिसमें साइंस और कॉमर्स की क्लासेस की बात की है, उसमें अगले 70 से साइंस और कॉमर्स की क्लासेस। और एक हमारे बुजुर्ग मिले हैं यहाँ से, क्या नाम, कुलवा में, उसमें भी साइंस और कॉमर्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। जो बुजुर्ग मिले थे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।